दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप यादव और आपने देखना शुरू कर दिया है बहुजन एक्सप्रेस। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भाजपा में बहुत उथल पुथल था। उसके बाद आज यानी 4 दिसंबर को भाजपा ने सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे किया है। तो चलिए इन पे कुछ डिटेल से खबर पढ़ते हैं। खबर छापा है बीबीसी ने, वो आज हम पढ़ते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। तो चलिए उनके एक राजनीतिक सफर पर नज़र डालते हैं। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत और 10 दिनों की बहस के बाद बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए दिल्ली से आई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज उनके नाम पर मुहर लगा दी। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ठीक 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो बीजेपी महाराष्ट्र में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। ऐसे में इस चुनाव परिणाम के साथ देवेंद्र फडणवीस के भविष्य के बारे में कयास लगाए जाने लगे थे। देवेंद्र फडणवीस का 2019 का वो बयान अक्सर सोशल मीडिया पर छाया रहता है, जिनमें उन्होंने कहा था कि मैं समंदर हूँ, लौटकर जरूर आऊँगा। पीएम मोदी और आरएसएस के इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से मधुर संबंध है, यानी अच्छे संबंध है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की पेशकश की थी। फडणवीस का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो अच्छा रहा ही है, साथ में वो आरएसएस के भी चहेते रहे हैं। उनकी गिनती बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं में भी होती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मराठा आंदोलन का चेहरा मनोज जरांगे की नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ा था। मराठवाड़ा समेत बीजेपी राज्य में ज़्यादातर अपनी सीटें गंवा बैठी और जीत का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंच पाया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली थी ये शिकस्त कई मायनों में फडणवीस के लिए बड़ी राजनीतिक हार थी। भले ही इस चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे सीएम थे, लेकिन फिर भी फडणवीस को महायुति का नेता के तौर पर देखा जा रहा था। इस हार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली थी। उन्होंने डिप्टी सीएम पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करने की पेशकश की थी। हालांकि उस दौरान ये बातें भी कही जा रही थी कि वो इस बात से नाराज़ थे कि डिप्टी सीएम होने के बाद भी हार का ठिकरा उनके सिर मढ़ा जा रहा है। इसको लेकर उनके मन में नाराज़गी थी। लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी ने फडणवीस को सरकार से बाहर नहीं जाने दिया और फडणवीस सरकार में बने रहे, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना गियर शिफ्ट कर लिया। लोकसभा चुनाव की हार को पीछे छोड़ने के लिए फडणवीस हर दांव खेलना चाहते थे। पिछले कुछ महीने में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखे हैं, खासतौर पर बीजेपी की राजनीति में भी। इस बीच लोकसभा में हार के बाद भी देवेंद्र फडणवीस की आलोचना होती रही। ये भी चर्चा शुरू हो गई थी कि फडणवीस को दिल्ली भेजा जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में
शामिल किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान संघ सक्रिय नहीं था। फडणवीस की बैठक के बाद दौरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बीजेपी के नेतृत्व के साथ मेल मिलाप, अजित पवार की कभी कभी नाराजगी भी बीजेपी के भीतर ही फडणवीस के खिलाफ एक गुट की बढ़ती सक्रियता। इन सब का सामना करते हुए देवेंद्र फडणवीस खुद को विधानसभा चुनाव के केंद्र में रखने में सफल हुए। देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव खास तौर पर उम्मीदवारों के चयन में देखा जा सकता है। वहीं बीजेपी महायुति के बीच बातचीत कर सबसे ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ने में सफल रही। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।